तो आज हम बात करेंगे हिंदी साहित्य का काल विभाजन। और ये काल विभाजन है आदिकाल का। आदिकाल की ये फर्स्ट वीडियो है। कौन सी वीडियो है? फर्स्ट वीडियो। ठीक है। इससे पहले हम हिंदी साहित्य की जो लेखन परंपरा है उसको हमने अच्छी तरीके से पढ़ाया है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो सबसे पहले आप वो वीडियो देखिए। और ये है आदिकाल का पार्ट फर्स्ट। इसी क्लास के लिए आप लोग पता नहीं कितना पैसा देते हो लोगों को और ऑनलाइन क्लास ज्वाइन करते हो, है ना? उतना ही पढ़ाया जाता है और यहां पर मैं आपको उससे अच्छी तरीके से आपको फ्री में पढ़ा रहा हूं। ये चीजें पिक्चर के माध्यम से आपके दिमाग में ऐसा छप जाएंगी कि ये हटने का नाम नहीं लेगी। सारी चीजें अच्छी तरीके से हम लोग डिस्कस करेंगे। देखिए क्या क्या इसमें है। ये यहां पर हम पढ़ेंगे आदिकाल। आदिकाल का नामकरण, यहीं से क्वेश्चन उठते हैं। ठीक है। फिर क्या हम पढ़ेंगे? आदिकाल के प्रथम कवि, यहीं से क्वेश्चन आते हैं सारे क्वेश्चन। और ये जो क्लास है वो एलटी गेट स्पेशल क्लास है। इसके अतिरिक्त जितने भी एग्जाम है इसमें हिंदी पूछी जाती है वो सारे एग्जाम एक ही वीडियो से यहीं से कवर हो जाएंगे। देखिए आदिकाल का हिंदी साहित्य का वर्गीकरण, सब चीजों को मैंने इस प्रकार से डेकोरेट किया है, इस प्रकार से कि आपके दिमाग में चीजें छप जाएंगी, है ना? ये देखिए सारी चीजें, तो सभी चीजें। इससे पहले मैंने 4 वीडियो अपलोड किया है, 5 वीडियो, जिसमें मैंने सबसे पहले बताया था कि हिंदी लेखन की जो परंपरा में सबसे पहले क्या पढ़ना है। सबसे पहले हमें पद्धतियों को पढ़ना है और उन पद्धतियों को 6 प्रकार की पद्धतियों को हमने पढ़ा, है ना? सबसे पहले वर्णानुक्रम, फिर वर्णानुक्रम के बाद में हम लोग सबसे पहले वर्णानुक्रम पढ़े थे, फिर पढ़े थे कालानुक्रम, फिर उसके बाद में समाजशास्त्री पद्धति, वैज्ञानिक पद्धति, विधेयवादी पद्धति, इन सबको हमने अच्छी तरीके से पढ़ा। उसके बाद में मैंने दूसरा वीडियो जो अपलोड किया था तो उसमें मैंने बताया था गासा दतासी के बारे में, है ना? फिर मौलवी करीमुद्दीन के बारे में बहुत अच्छी तरीके से हम लोगों ने पढ़ लिया। हमें आशा है कि आप लोग वो चारों वीडियो देखे होंगे। और उसके पश्चात मैंने एमसीक्यू 50+ एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन भी मैंने दिया था आपको, तो वो पूरा आपका बिल्कुल कंठस्थ हो गया होगा। अब हम स्टार्ट करेंगे आदिकाल को, और आदिकाल को भी हम लगभग 2 या 3 वीडियो में बनाएंगे, ठीक है, जिससे कहीं से भी एक पॉइंट छूटने ना पाए। बहुत अच्छी तरीके से पढ़ेंगे, सब कुछ समझ में आ जाएगा। बस जरूरत है क्या, जो आपका सपोर्ट नहीं मिल पा रहा है। वीडियो को आप लोग देखिए, फ्री में आपको सारी चीजें, यही होता है जब फ्री में कोई चीज मिल जाती है ना तो उसकी वैल्यू नहीं रहती। तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए, ठीक है? अभी नहीं, जब आपको वीडियो पसंद आएगा तब। और चैनल को सब्सक्राइब करके शेयर भी कर देना, जिससे कि उन बच्चों का फायदा हो सके जो काफी पैसे दे करके और टाइम से, मतलब टाइम क्या मतलब, यहाँ पर सारी फ्री है, वहां पर एक टाइम निर्धारित होता है कि इतनी से क्लास चलेगी, वो पैसे दे करके वो पढ़ते रहते हैं, है ना? और उसके बाद में कुछ आता भी नहीं। यहाँ पर सारी चीजें जो क्वेश्चन में, जो आपके पेपर में आया हुआ है वही चीजें पढ़ाई जाएंगी। तो ये एलटी गेट स्पेशल है, टीजीटी पीजीटी जो लोग हिंदी से कर रहे हैं, जीआईसी लेक्चरर, ये सारी वीडियो का एक मास्टर वीडियो है। इसमें सारी चीजें हम लोग तैयार करेंगे। इसके अतिरिक्त जो आरओ यारो की तैयारी कर रहे हैं, जो भी हिंदी का एग्जाम है जिसमें हिंदी आती है, वो सारे एग्जाम के लिए एक मास्टर वीडियो है। सब कुछ इसमें क्लियर हो जाएगा। आपको हिंदी, आपको पढ़ना भी नहीं, केवल आपको देखना है, सुनना है। और अगर आप नोट्स बना सकते हैं, लिख सकते हैं, तो अच्छी बात है। चलिए देरी न करते हुए प्रारंभ करते हैं आदिकाल का इतिहास का पार्ट फर्स्ट। देखिए सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि जो हिंदी साहित्य का काल विभाजन है, काल विभाजन आखिर कैसे हुआ है और किसने किया है। तो ये जो काल विभाजन है ये किया है आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। किसने किया है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने किया है, ठीक है। ये काल विभाजन किसने किया है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। उन्होंने कहा है कि जो आदिकाल है, यानी इस काल को यानी हिंदी साहित्य के इतिहास को आदिकाल, पूर्व मध्यकाल, उत्तर मध्यकाल और आधुनिक काल 4 भागों में बांटा जाता है ना? और ये किस आधार पर बांटा गया है? मैंने इसको सबसे पहले वीडियो में बताया था कि ये ऐतिहासिक रूप से बांटा गया है, यानी इतिहास को आधार में रख करके इस प्रकार से इसको बांटा गया है। इसके अलावा ये देखिए वीर गाथा काल, इसको रामचंद्र शुक्ल ने और इसको डिवाइड कर दिया, जिससे कि लोगों को अच्छी तरीके से समझ में आ जाए। ये प्रवृत्ति आधारित इन्होंने काल विभाजन किया है। ये ऐतिहासिक काल विभाजन है।
और ये प्रवृत्ति आधारित काल विभाजन है। इसमें क्या है, वीर गाथा काल, भक्ति काल, रीति काल और गद्य काल, है ना। गद्य काल को आधुनिक काल इन्होंने पहले ऐतिहासिक विभाजन में कह दिया है। अब पहला क्वेश्चन ये बनता है कि रीति काल या आदि काल जो है, जो वीर गाथा काल या आदि काल है, अभी नामकरण बाद में पढ़ेंगे, जो आदि काल है वो उसका समय क्या था। तो समय आपको याद रखना 1050 से लेकर के 1375 विक्रम संवत तक, 1050 से लेकर के 1375, ठीक है, याद रखना। भक्ति काल कब से कब तक चला, तो 1375 से लेकर के 1700 विक्रम संवत तक चला, ठीक है। 1700 से लेकर के 1900 विक्रम संवत तक रीति काल चला, और गद्य काल, जो गद्य काल चला है वो 1900 से लेकर के अब तक चला है, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है, रामचंद्र शुक्ल ने ये काल विभाजन किया है और इसका ये सन बताया है। आपको याद हो गया 1050 से 1375, 1375 से 1700, 1700 से 1900 और 1900 से अब तक, समझ में आया। अच्छा, अब एक चीज समझ लीजिए, इसको अगर हम, अब ये लिखा है विक्रम संवत, इसको अगर हम कन्वर्ट करेंगे, बदलेंगे, अगर हमें बदलना है किस चीज में, अगर हमें ईस्वी में बदलना है, ईस्वी में बदलने के लिए इसमें से हमको 57 हटाना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा। और जब माइनस करोगे तो आपको मिल जाएगा 993 ईस्वी से 1318 ईस्वी, 993 ईस्वी से 1318 ईस्वी, चीज समझ में आ रही है। 1318 ईस्वी से लेकर के 1643 ईस्वी, 1643 से लेकर के 1843 ईस्वी, और 1843 ईस्वी से लेकर के अब तक। तो ये मैंने ईस्वी में भी लिख दिया, विक्रम संवत में भी लिख दिया, और मैंने बात कर लिया काल विभाजन की। ये चीज समझ में आ गई। अगर आपको समझ में आ गया हो तो आगे बढ़ते हैं। अब एग्जाम में क्या आता है, अब एग्जाम में आता है कि ये नामकरण यानी आदिकाल, क्योंकि हम लोग आदिकाल पढ़ रहे हैं। क्या पढ़ रहे हैं, आदिकाल। आदिकाल का नामकरण किसने दिया और क्या नाम दिया, है ना। तो देखिए, आदिकाल में सबसे पहले देख लिए आधार काल। आधार काल, आधार काल किसने कहा, तो सुमन राजे और मोहन अवस्थी, ये दो लोग हैं, इन्होंने कहा है कि आदिकाल को आधार काल नाम दिया। न्यू, आधार यहीं से प्रारंभ होती है। कहां से प्रारंभ होता है, आदिकाल से। कहां से, आदिकाल से, ठीक है। तो पहला हो गया आधार काल, ठीक है। आधार काल किसने कहा, आधार, आधार किसने कहा, सुमन राजे और मोहन अवस्थी ने, ठीक है। दूसरा देखिए, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र जी ने क्या कहा है, वीर काल इनको बोला है। क्या बोला है, वीर काल, यानी वीर कौन थे, तो विश्वनाथ, है ना, विश्वनाथ महाकाल, विश्वनाथ महाकाल यानी वीर काल, विश्वनाथ महाकाल यानी वीर काल, यानी विश्वनाथ प्रसाद मिश्र जी क्या है, वीर काल इन्होंने कहा है आदिकाल को। समझ में आया। दूसरा, राम कुमार वर्मा जो कि एक आलोचक है ना, इन्होंने हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास लिखा है, और ये जो काल कहलाया, इन्होंने कहा, ये कहा संधि काल या फिर चारण काल। क्या बोला, संधि काल या फिर चारण काल। किसने कहा, राम कुमार वर्मा जी ने संधि काल या चारण काल बोला है, ठीक है। और जॉर्ज गिरियर्सन महोदय जी ने, जॉर्ज गिरियर्सन महोदय जी ने भी चारण काल इनको कहा है। यहां पर मैंने लिखा हुआ देखिए, यहां पर गिरियर्सन जी ने चारण काल यहां भी बोला है, ठीक है। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने क्या बोला है, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने क्या बोला है, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने आदिकाल बोला है, ठीक है। यानी यहां पर देखिए, वीर गाथा काल किसने कहा है, तो वीर गाथा काल कहा है आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने, ठीक है। वीर कौन है, जो भगवान श्री रामचंद्र के जितने भी जो दूत हैं, कौन दूत हैं, जितने भी दूत हैं, लेकिन यहाँ पर किसके बारे में, हनुमान जी। हनुमान जी क्या है, वीर हैं, वीर हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यानी वीर काल किसने दिया है, शुक्ल जी ने, रामचंद्र शुक्ल। आचार्य हजारी प्रसाद जी द्विवेदी जी ने आदिकाल बोला है। महावीर ने क्या बोला, बीज वपन काल, बीज वपन काल किसने बोला है, महावीर प्रसाद द्विवेदी ने। मिश्र बंधु ने क्या बोला, आरंभिक काल की भैया बताया है, मिश्र बंधुओं ने कहा है। और मिश्र बंधु में शामिल कौन कौन है, कौन कौन शामिल है, पहले ही मिश्र बंधु की पूरी पोटली मैंने पहले ही खोल कर रख दी, सब कुछ बता दिया है ना। और वो हमारे जनपद के ही रहने वाले हैं ना, उन्नाव के रहने वाले थे, और जो इटौंजा पड़ता है यहाँ पर, ठीक है, वहां पर उनका निवास स्थान भी है।
तो ये मिश्र बंधु कहा है आरंभिक काल, है ना, इन्होंने आरंभिक काल बोला है। जॉर्ज ग्रियर्सन मैंने बता दिया चारण काल इन्होंने कहा है। वीर गाथा काल बोला है रामचंद्र शुक्ल ने। और राहुल संकृत्यायन, राहुल संकृत्यायन इंपॉर्टेंट है, यहां से क्वेश्चन पूछा जाता है। राहुल संकृत्यायन ने बोला सिद्ध सामंत काल, क्या बोला है, सिद्ध सामंत काल। और जयकाल और बाल्यकाल, बालकाल, ठीक है, जयकाल और बालकाल बोला है रमाशंकर शुक्ल रसाल जी ने बोला है। देखिए सारी चीजें मैंने यहां पर बता दी है और साथ साथ में मैंने ये चित्र भी बना दिया जिससे ये चीज आपके दिमाग में छप जाए, है ना। तो पहले क्या मैंने बताया, आधार काल को सुमन राजे और मोहन अवस्थी विश्वनाथ प्रसाद वीरकाल बोले हैं, ठीक है। आगे देखते हैं दोस्तों, तो ये यहां तक हो गया है। इतिहास का ये आदिकाल, इसका डिवाइडेशन अभी बाद में पढ़ेंगे, है ना, जब वो हम पढ़ाएंगे भक्ति काल उसके बारे में तब जानकारी प्राप्त करेंगे। ये देखिए यहाँ पर तो नामकरण यहाँ पर मैंने पहले ही पढ़ लिया है। इसलिए हम ऐसी पीडीएफ लेकर आए हैं जहां से क्वेश्चन आने ही आने हैं, ठीक है। यहां से ही क्वेश्चन आते हैं तो इसको हम इससे पहले वाली स्लाइड में पढ़ चुके हैं, एक बार फिर से रिवीजन कर लेते हैं, इससे ये चीज याद हो जाए। तो देखिए चारण काल बताया गया है। चारण काल कहा है जॉर्ज ग्रियर्सन जी ने, ठीक है। वीर गाथा काल कहा है आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने। आदि काल कहा है हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने। आरंभिक काल किसने कहा है, मिश्र बंधु ने आरंभिक काल इसे बोला है, ठीक है। यानी आदि काल को आरंभिक काल बोलने वाले कौन है, मिश्र बंधु, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। संध एवं चारण काल बोला डॉक्टर राम कुमार वर्मा जी ने। सिद्ध सामंत काल बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार ये क्वेश्चन आया हुआ। सिद्ध सामंत काल जो बोला है वो बोला है राहुल संकृत्यायन ने। तो राहुल संकृत्यायन ने क्या बोला है, राहुल संकृत्यायन ने बोला है सिद्ध सामंत काल। बीज वापन काल बोला आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने बीज वापन काल बोला है। वीर गाथा युग, वीर गाथा युग, वीर गाथा युग ये बोला है डॉक्टर श्याम सुंदर दास जी ने, ठीक है। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसको आप कहीं ना कहीं नोट कर लीजिए, यहीं से क्वेश्चन आने हैं। वीर काल, वीर काल आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र जी के द्वारा कहा गया है। अपभ्रंश काल बोला गया डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा के द्वारा। अंधकार काल बोला है कपिल कुल श्रेष्ठ के द्वारा, अंधकार काल बोला गया है ना। आता है क्वेश्चन कि अंधकार आदिकाल को अंधकार काल किसने बोला है, तो बोला है कपिल कुल श्रेष्ठ के द्वारा। आधार काल बोला गया है मोहन अवस्थी और सुमन राजे के द्वारा। परिवर्तन काल बोला गया है राम खिलावन पांडे के द्वारा। परिवर्तन या फिर संक्रमण काल प्रारंभिक या उन्मेष काल बोला गया है डॉक्टर गणपत चंद्र गुप्त के द्वारा। और जय काल बोला गया है डॉक्टर रमाशंकर शुक्ल रसाल के द्वारा, ठीक है। तो ये चीजें समझ में आ गई होंगी। अब आगे देखते हैं और आगे बढ़ते हैं। जितने भी यहाँ पर फैक्ट्स हैं सारे इंपॉर्टेंट है और सारे एग्जाम में आए हुए हैं, ठीक है। आदिकाल का प्रथम कवि, तो देखिए यहां पर इंपॉर्टेंट है कि इसके बाद में क्वेश्चन आते हैं, पेपर में आता है कि आदिकाल के प्रथम कवि कौन है, पूछा जाता है। तो यहां पर मैंने लिख दिया है आदिकाल की प्रथम कवि किसने अपना मत किसके पक्ष में दिया है, तो राहुल संकृत्यायन बोलते हैं कि आदिकाल के प्रथम कवि सरहापा को मानते हैं। किसको मानते हैं, सरहापा, किसको मानते हैं, सरहापा। और सरहापा के जो शिष्य थे वो सबरपा थे और सबरपा के ही शिष्य थे लुइपा, जिनके बारे में हम पढ़ेंगे। तो राहुल संकृत्यायन ने किसको आदिकाल का प्रथम कवि माना है, सरहापा को, ठीक है। ये सरहापा जो थे वो 8वीं शताब्दी के प्रसिद्ध कवि थे, ठीक है। शिव सिंह सेंगर और मिश्र बंधु, शिव सिंह सेंगर मिश्र बंधु ने पुष्य या फिर कुंड को माना है प्रथम कवि, है ना। अब इनके बारे में मैंने पहले ही बता दिया, शिव सिंह सेंगर के बारे में, मिश्र बंधु के बारे में खूब डिटेल से मैंने चर्चा की है इनके बारे में, ठीक है। यहां से जारे जितने भी क्वेश्चन आते हैं मैंने पहले डिस्कस कर लिया है। तो ये क्वेश्चन काफी बार बनता है कि पुष्य या कुंड को आदिकाल का प्रथम कवि किसने माना, तो किसने माना है, शिव सिंह सेंगर और मिश्र बंधु ने। तो ये 7वीं शताब्दी के कवि हैं और पुष्य या फिर कुंड। राम कुमार वर्मा ने स्वयंभू यानी अपभ्रंश का इनको वाल्मीकि बोला जाता है, किसको, स्वयंभू को। ये 7वीं शताब्दी के महान कवि है ना। तो स्वयंभू को राम कुमार वर्मा ने क्या माना है, हिंदी साहित्य का यानी आदिकाल का प्रथम कवि माना है, ठीक है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने चंद्र बरदाई को प्रथम कवि माना है ना, 12वीं शताब्दी में थे। चंद्र शर्मा गुलेरी, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इन्होंने राजा मुंज को माना है प्रथम कवि। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने अब्दुल रहमान को प्रथम कवि माना है जो 13वीं शताब्दी में थे। डॉक्टर बच्चन सिंह ने विद्यापति को माना है और विद्यापति को मैथिल कोकिल के नाम से जाना जाता है, ठीक है, इंपॉर्टेंट।
देखिए सारे जितने भी मैंने क्वेश्चन लिए सब इंपॉर्टेंट है, सारे इंपॉर्टेंट है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, पीडीएफ भी आपको मिल जाएगी, ठीक है, पीडीएफ भी मिल जाएगी जिससे कि आपकी अच्छी तैयारी हो जाए, ठीक है। इसी क्लास के लिए आप लोग कितना पैसा खर्चा करते हैं, यहाँ पर आपको फ्री में क्लास मिल रही है, फ्री में सारी क्लास मिल रही है और पीडीएफ भी मिल रही है, लेकिन फिर भी आप वीडियो को लाइक नहीं कर रहे, तो वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कर दीजिए जिससे कि ये वीडियो उन लोगों तक पहुंच सके जो काफी पैसा खर्च करके भी अच्छी पढ़ाई नहीं कर पाते हैं, ठीक है। तो ये सारे क्वेश्चन आए हुए एग्जाम में, आपने अगर कोई भी एग्जाम दिया है तो आपको स्वयं पता होगा कि ये सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त ने शालभद्र सूरी को हिंदी का प्रथम कवि माना है, ठीक है, और 12वीं शताब्दी में इन्होंने अपना साहित्य लिखा है। विशेष नोट यहां पर मैंने नोट कर दिया है, ठीक है। मिस्र बंधुओं ने हिंदी के प्रथम कवि का वर्णन नहीं किया है, मिस्र बंधुओं ने हिंदी के प्रथम कवि का वर्णन नहीं किया, ये भी क्वेश्चन आता है। उन्होंने गोरखनाथ को, किसको, गोरखनाथ को हिंदी का प्रथम गद्यकार माना है, ये भी क्वेश्चन बनता है। क्वेश्चन ये भी बनता है कि मिस्र बंधुओं ने या किसने किसे गद्य का पहला कवि माना जाता है, किसे माना जाता है, गोरखनाथ को माना जाता है, ठीक है। हिंदी साहित्य का आदिकाल 1050 से लेकर के 1375 ईस्वी तक रहा, ठीक है, 1050 से लेकर के 1375 ईस्वी तक रहा, अर्थात महाराजा भोज के समय से लेकर के, ये देखिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, महाराजा भोज के समय से लेकर के हमीर देव के समय तक रहा। और आगे देखिए आदिकाल में जो राज आश्रित कवि थे, है ना, इन चारण कवियों का बोलबाला था, राज आश्रित कवि चारण कवियों का बोलबाला था। अपभ्रंश का नाम सबसे पहले वाल्मीकि, वल्लभी, यहां वाल्मीकि नहीं वल्लभी है, हाँ वल्लभी लिखा हुआ है, वल्लभी के राजा धारसेन, यहां पर धानी नहीं, धारसेन द्वितीय के शिलालेख से मिलता है। यह लेख संस्कृत प्राकृत और अपभ्रंश तीनों कवियों का, ये तीनों चीजों का संग्रह यहां पर मिलता है इसमें, इस शिलालेख में, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट चीज है। और देखते हैं तो यहां पर आपको देखो पहली वाली स्लाइड में बहुत इंपॉर्टेंट था कि आदिकाल का नामकरण किसने किया, तो ये यहां से क्वेश्चन आता ही आता है, ठीक है। यहां पर देखिए आदिकाल के प्रथम कवि, है ना, ये भी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, यहां से क्वेश्चन बनता है। अब ये देखिए आदिकालीन हिंदी साहित्य का वर्गीकरण इंपॉर्टेंट है, वर्गीकरण देखिए कौन कौन सा हुआ है। आदिकाल हिंदी साहित्य का वर्गीकरण, है ना, वर्गीकरण कौन कौन से किस आधार पर किया गया है, तो देखिए वर्गीकरण किया गया 7 रूपों में किया गया है। पहला क्या है, अपभ्रंश साहित्य, कौन सा साहित्य, अपभ्रंश साहित्य, कौन सा साहित्य दिया, अपभ्रंश साहित्य। सिद्ध साहित्य, पहले दूसरा कौन सा है, पहला है अपभ्रंश साहित्य, दूसरा है सिद्ध साहित्य, तीसरा है नाथ साहित्य, है ना, अपभ्रंश, सिद्ध, नाथ, फिर जैन या फिर रास साहित्य, चारण या रासो साहित्य, फिर लौकिक साहित्य, है ना, और फिर गद्य साहित्य। मैंने सीरियल वाइज लिख दिया है, ठीक है, सीरियल वाइज मैंने लिखा है, कहीं नहीं जाना आपको, पूरी क्लास देखिए, वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए, आगे तक शेयर कीजिए जिससे सबको फायदा हो सके। तो यहां पर देखिए सबसे पहले आपको जो पढ़ना है, अभी हम इसको विस्तृत रूप से पढ़ाएंगे, ठीक है, अभी तो मैं ओवरव्यू दे रहा हूं, अगर वो आप वीडियो देख लेंगे ना, अगर आप एलटी गेट की तैयारी कर रहे हैं, जीआईसी की तैयारी कर रहे हैं, तो ये सारे वीडियो आपको देखने पड़ेंगे, ये तो मैं ओवरव्यू दे रहा हूं, उसके बाद में हम अलग पढ़ेंगे अभी अपभ्रंश साहित्य के बारे में क्या है, जो सिद्ध साहित्य ये क्या है, नाथ साहित्य क्या है, जैन एवं रास साहित्य क्या है, रासो साहित्य क्या है, चारण कवि कौन कौन से थे, सबके बारे में फुल डिटेल से पढ़ेंगे। लौकिक साहित्य, गद्य साहित्य के बारे में हम लोग अभी बात करेंगे। हिंदी साहित्य के प्रथम रचना, मेरे भैया हिंदी साहित्य की प्रथम रचना कौन है, बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है प्रथम रचना के बारे में, प्रथम कवि कौन थे, नामकरण किसने किया, प्रथम रचना कौन है, सब चीजें आती हैं, ठीक है, सारी इंपॉर्टेंट चीजें यहां पर आपको मिलेंगी। देखिए हिंदी साहित्य की प्रथम कवि, प्रथम कौन है, सरहपा को माना जाता है। तो पहला ही क्वेश्चन क्लियर हो गया, ये चीज आपको याद रखनी कि हिंदी साहित्य की प्रथम जो रचना है, प्रथम रचना है ना, प्रथम कवि माना जाता है, सरहपा को माना जाता है, ठीक है। लेकिन ये चीज तो मैंने पहले डिस्कस किया था कि हिंदी का प्रथम कवि कौन है, सरहपा। तो आप सोच रहे होंगे कि सरहपा को पहली इनकी जो रचना भी पहले इन्हीं की होगी, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं, क्योंकि सरहपा ने जो लिखा है वो छुटकल छंद लिखे हैं, अलग अलग छंद लिखे हैं, इन्होंने कहीं पर भी
लेकिन उनके सभी काव्य मुक्तक हैं और ग्रंथ रूप में, काव्य ग्रंथ के रूप में संकलित नहीं है। तो इन्होंने जो भी लिखा है उसका संकलन नहीं हो पाया है। जब संकलन नहीं हो पाया है तो इसी वजह से इनको इनकी प्रथम रचना नहीं मिलती है। जैन आचार्य देवसेन है ना, जैन आचार्य देवसेन जो है इनकी एक कृति है श्रावकाचार्य। श्रावकाचार्य इनकी जो कृति है वो लिखी गई थी 933 ईस्वी को, हिंदी साहित्य का प्रथम ग्रंथ माना जाता है। इंपॉर्टेंट, बहुत से एग्जाम में आया हुआ है। तो पहला क्वेश्चन क्लियर हो गया कि हिंदी का प्रथम कवि अधिकतर मत है ना, जैसे राहुल संकृत्यान ने बताया सराहपा को है ना, तो सराहपा हिंदी के प्रथम कवि हो गए, लेकिन इनका संकलन नहीं हो पाया किताबों का, ग्रंथों का। तो इसीलिए जैन आचार्य जो देवसेन कृति है श्रावकाचार्य, जिसको हिंदी साहित्य की प्रथम रचना माना जाता है। इसमें 250 दोहे हैं है ना, ये गलत हो गया, रेट नहीं है, 250 दोहे हैं और यहाँ श्रावक धर्म यानी कि गृहस्थ धर्म पर आधारित है। किस पर आधारित है? श्रावक धर्म या फिर गृहस्थ धर्म पर। ठीक है, चलिए बच्चों शेयर कर दीजिए, ये सबको शेयर कर दीजिए जिससे कि सभी का फायदा हो सके। केवल आप अपना ही फायदा मत देखिए, सभी तक ये वीडियो पहुंचाइए जिससे अधिक से अधिक लोग लाइक करें और आपको इससे मस्त वीडियो हम ला कर देंगे। ठीक है, लेकिन ये है आप शेयर कीजिए और इसको अधिक से अधिक सब्सक्राइब करवाइए। भैया इसी के लिए तो आप इतना पैसा देते हो, लोगों को इतना पैसा देते हो है ना, और मैं पीडीएफ भी फ्री में दूंगा, पीडीएफ भी आपको मैं प्रोवाइड कराऊंगा। बस करना क्या है, तो वीडियो को आपको लाइक करना है और चैनल को सब्सक्राइब करा दीजिए। ठीक है, क्योंकि कुछ चीजें हैं इनका अरेंजमेंट मैं कर लूंगा तो आपको और अच्छी क्लास आपको मिलेगी। चलिए देखिए, अपभ्रंश साहित्य की प्रमुख कवि, अपभ्रंश साहित्य के प्रमुख कवि यानी अपभ्रंश। अब धीरे धीरे हम आगे बढ़ रहे हैं, तो इसमें अपभ्रंश साहित्य सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे? अपभ्रंश। भैया अब इससे पहले मैं क्या बात की थी? इससे पहले मैंने बात किया था, देखो अपभ्रंश साहित्य, सिद्ध साहित्य, नाथ साहित्य है ना, जैन या रास साहित्य, चारण या रासो साहित्य, लौकिक साहित्य और गद्य साहित्य है ना। अब हम पहला देखो पढ़ रहे हैं, यहाँ पर मैंने पहला पढ़ लिया था, सराहपा हो गया, श्रावकाचार्य हो गया। अब हम पहला पढ़ेंगे किसके बारे में? अपभ्रंश के बारे में। तो अपभ्रंश पढ़ना जब प्रारंभ करेंगे तो सबसे पहले हमें जानना पड़ेगा कि अपभ्रंश के कवि कौन कौन से हैं। तो कौन कौन से कवि हैं? तो जो पहले कवि हैं वो है स्वयंभू। कौन है? स्वयंभू। दूसरे कौन है? पुष्पदंत। तीसरे कौन है? धनपाल। चौथे कौन है? जोइंद। पांचवे कौन है? अब्दुल रहमान। फिर छठे कौन है? जिनदत्त सूरी। सातवें कौन है? राम सिंह। कितने हैं? 7। ठीक है, 1 2 3 और 4 और 5 6 7 है ना, याद हो गया ना। अपभ्रंश, अब आपके माइंड में ये जो डायग्राम है ना छप जाएगा कि अपभ्रंश साहित्य के प्रमुख कवि कौन कौन है। यहाँ पर मैंने लिख दिया। ठीक है, अब इनके बारे में थोड़ा जानो। जो एग्जाम में अधिकतर पूछा जाता है वो पूछा जाता है स्वयंभू के बारे में। सबके बारे में थोड़ा थोड़ा जानेंगे, लेकिन अभी यहाँ पर आप देखेंगे स्वयंभू के बारे में। स्वयंभू ने 4 ग्रंथ लिखे हैं। एक है पाउंचर्यु, दूसरा क्या है? रिठेम रिव। इसको अरिष्ट नेम भी बोला था, अरिष्ट नेम रिव भी बोला था। ठीक है, चर्यु बोला था। ठीक है, तो यहां पर होगा चर्यु, रिष्ट नेम चर्यु। तो पहली कौन सी है? पाउंचर्यु। दूसरी कौन है? रिष्ट नेम चर्यु। तीसरी कौन सी है? पंचमी चर्यु। फिर है स्वयंभू छंदस्य। पाउंचर्यु, रिष्ट नेम चर्यु, पंचमी चर्यु, स्वयंभू दस्य। तो ये है स्वयंभू की है ना, ये ग्रंथ है। स्वयंभू को जैन काव्य परंपरा का प्रथम कवि माना जाता है, जैन परंपरा का। और कुछ मैंने इससे पहले बात भी की थी कि स्वयंभू को, अच्छा आप लोग बताइए स्वयंभू को किसने माना है? हिंदी साहित्य का प्रथम कवि स्वयंभू को किसने माना है ना। तो ये देखो यहाँ पे इससे पहले हम बात कर चुके हैं, स्वयंभू को किसने माना है, स्वयंभू को किसने माना, ये मैंने बात कर लिया है। देखिए राम कुमार वर्मा ने स्वयंभू को क्या माना है? वाल्मीकि माना है, वो पहला कवि माना है और इनको वाल्मीकि बोला, अपभ्रंश का वाल्मीकि भी बोला जाता है। तो यहां पढ़ रहे थे, ये पढ़ चुके थे, आगे पढ़ रहे थे। हाँ, अपभ्रंश के प्रमुख कवि यहां पढ़ रहे थे। देखिए स्वयंभू को जैन काव्य परंपरा का प्रथम कवि माना जाता है। इनका जो जन्म हुआ था 783 ईस्वी में हुआ था। कहां पर हुआ था? कर्नाटक में हुआ था।
यह अपभ्रंश साहित्य के वाल्मीकि के रूप में जाने जाते हैं और ये क्वेश्चन बनता है। ठीक है, तो आपको याद रखना है कि अपभ्रंश का वाल्मीकि किसे कहा जाता है, तो कहा जाता है स्वयंभू को। ठीक है, जबकि भोले शंकर व्यास ने इन्हें अपभ्रंश साहित्य का कालिदास बोला है, ये भी आता है। ठीक है, दोनों क्वेश्चन मैंने यहाँ पर लिख दिए हैं, ये इंपॉर्टेंट है। पहला क्या बताया गया है कि अपभ्रंश का जो वाल्मीकि को बोला गया है, और भोले शंकर व्यास जी ने क्या बोला है, कालिदास भी कहकर बुलाया है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं आदिकाल की समय सीमा। बहुत ही इंपॉर्टेंट, यहां से भी क्वेश्चन बनता है ना। तो आदिकाल की समय सीमा भी चेक कर लीजिए। तो ये गिरियसन महोदय जी ने कहा है, दूसरे नंबर पर मिश्र बंधु ने कहा है, तीसरे नंबर पर आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा है, राहुल सांकृत्यायन ने कहा है, पांचवें नंबर पर रमाशंकर शुक्ल रसाल ने कहा है। ठीक है, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा है, और ये दिया है मत डॉक्टर नगेंद्र ने। गिरियसन ने कहा है कि जो आदिकाल की समय सीमा स्टार्ट होती है वो 643 ईस्वी से लेकर के 1400 ईस्वी तक है। 643 से लेकर के 1400, किसने कहा, ये गिरियसन महोदय जी ने कहा है कि ये 643 से लेकर के 1400 ईस्वी तक आदिकाल का समय माना जाता है। चलो आगे बढ़ो। फिर मिश्र बंधु कहते हैं कि भैया 700, 643 से नहीं 700 विक्रम संवत, ये लगभग यही आ जाएगा। इसमें से जब 57 घटाओगे तो लगभग यही एक्यूरेट डेट आ जाएगी। ठीक है, यहाँ पर विक्रम संवत है, यहाँ पर ईस्वी है। ठीक है, तो बताया गया कि 700 विक्रम संवत से लेकर के 1444 विक्रम संवत तक ये आदिकाल का काल माना जाता है। ठीक है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने बताया है कि 1050 विक्रम संवत से लेकर के 1375 विक्रम संवत तक ये सर्वमान्य तथ्य है, सबसे ज्यादा यही माना जाता है, सबसे ज्यादा। ठीक है, तो इसको याद रखना, 1050 से लेकर के 1375 विक्रम संवत। 57 जब घटा दोगे तो ये ईस्वी आ जाएगा। राहुल सांकृत्यायन ने कहा है कि 760 से लेकर के 1300 ईस्वी तक आदि काल की समय सीमा है। कहा कब से कब तक है, तो 760 से लेकर के 1300 ईस्वी। समझ, रमाशंकर शुक्ल यानी रसाल ने कहा है कि 1000 से लेकर के 1343 ईस्वी में इन्होंने बताया 1000 से लेकर के 1400 ईस्वी हजारी प्रसाद, क्योंकि ये इनके नाम में हजारी आ रहा है, तो इसीलिए इन्होंने 1000 से स्टार्ट किया, 1000 से 1400। नगेंद्र जी ने बताया कि 7वीं से 14वीं सदी तक, है ना। तो देखिए लगभग वही डेटा आ रहा है कि 7वीं सदी, यहाँ पर देखो 7वीं, ये भी 7वीं है ना, तो 7वीं सदी से लेकर के 14वीं सदी तक जैसे डॉक्टर नगेंद्र, यहां से क्वेश्चन पूछा था, ये चीज तुमको याद रखना। ठीक है, तो 643 से लेकर के 1400 तक गिरियसन महोदय जी ने कहा, 700 से 1400 मिश्र बंधु ने कहा है, 1050 से 75 तक कहा है आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने, 760 से लेकर के 1300 राहुल सांकृत्यायन ने, रमाशंकर शुक्ल ने कहा है कि 1000 से लेकर के 1343, 1000 से लेकर 1400 और 7वीं से लेकर 14वीं शताब्दी तक। ठीक है, डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने भी अपना मत दिया, कहा 650 से लेकर के विक्रम संवत से लेकर के 1000 विक्रम संवत तक, और डॉक्टर गणपति चंद्रगुप्त ने कहा है कि 1084 से लेकर के 1350 तक। ठीक है, तो ये ईस्वी की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर 9 लोगों ने अपना समय सीमा से संबंधित, आदिकाल के समय से सीमा से संबंधित अपना मत प्रकट किया है। ठीक है, अब क्या करते हैं, महत्वपूर्ण तथ्य देख लेते हैं। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट तथ्य यहाँ पर देख लेते हैं, क्या क्या आदिकाल की प्रतियां कौन कौन सी हैं। ठीक है, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने आदिकाल को अत्यधिक विरोधों एवं व्याघातों का युग बोला है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है, ये स्टेटमेंट आता है लिखने के, जब आएगा तो इसका बताना है कि इसको लिखा किसने, तो इसको लिखा है हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। क्या याद रखोगे, तो विरोधों और व्याघातों का काल, ये युग याद रखोगे, विरोधों और व्याघातों का युग। नगेंद्र जी ने क्या कहा, नगेंद्र जी और हजारी प्रसाद द्विवेदी की भाषा के देश से अपभ्रंश का बढ़ावा विकसित रूप से हिंदी साहित्य का आदिकाल है। ठीक है, अपभ्रंश का बढ़ावा विकसित रूप से हिंदी साहित्य का आदिकाल है, ये कहा किसने बताया, ये बताया डॉक्टर नगेंद्र और हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। चंद्रशर्मा गुलेरी ने बताया, कहा अपभ्रंश को पुरानी हिंदी का काल कहा। अपभ्रंश को क्या कहा, पुरानी हिंदी का काल। तो पुरानी हिंदी का काल किसे कहा, अपभ्रंश को बोला। आदिकाल को शुक्ल जी ने अनिर्दिष्ट, आदिकाल को शुक्ल जी ने
अनिर्दिष्ट लोक प्रवृत्ति का युग बोला। ठीक है, अनिर्दिष्ट लोक प्रवृत्ति का युग किसने बोला? तो शुक्ल जी ने बोला। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी भाषा को प्राकृत भाषा हिंदी का काल कहा, है ना, प्राकृत भाषा हिंदी का काल बोला। आदिकाल का समस्त हिंदी साहित्य आक्रमण और युद्धों के प्रभाव की मना स्थिति है, ये किसने कहा? ये कहा डॉक्टर नगेंद्र ने। ठीक है, तो यहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, स्टेटमेंट आता है, इसको पूछा जाता है कि कौन किसने कहा है, तो आपको ये चीजें बतानी। ठीक है, तो आक्रमण और युद्धों के प्रभाव की मना स्थितियों का प्रतिफल डॉक्टर नगेंद्र ने बोला, है ना। विरोधों और व्याघातों का काल किसने बोला? हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने अपभ्रंश का बढ़ावा विकसित रूप से हिंदी साहित्य का आदिकाल है, तो जहां पर आदिकाल आएगा वो याद रखना, आदिकाल हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने। आदिकाल नाम भी दिया है हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने। ठीक है, तो इनके नाम से आपको याद रहेगा। चंद्र शर्मा गुलेरी ने क्या कहा है? अपभ्रंश को पुरानी हिंदी का काल बोला है। ठीक है, पुरानी हिंदी का काल हो गया। अनिर्दिष्ट लोक प्रवृत्ति ये दिया है शुक्ल जी ने, है ना। प्राकृताभास, प्राकृताभास हिंदी का काल है, ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने दो स्टेटमेंट दिए हैं जो इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में आते हैं, वो यहां पर मैंने इंक्लूड किया है। आदिकाल का समस्त हिंदी साहित्य आक्रमण और युद्धों का की प्रभाव की मना स्थित है, ये डॉक्टर नगेंद्र ने कहा। तो ये चीजें हैं। अब इसके पश्चात में हम वो अभी पढ़ रहे हैं समय सीमा, उसके बाद में हम जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो आगे पढ़ेंगे और लगभग आदिकाल को 2 टॉपिक में पढ़ेंगे पूरा, यानी 2 वीडियो में, और आपको डिस्क्राइब कर देंगे कि यहीं से क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, तो वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अधिक से अधिक शेयर कर दीजिए, क्योंकि मैंने बताया कि जिससे कि दूसरे बच्चों का भी लाभ हो सके, है ना। जो एलडी गेट की तैयारी कर रहे हैं या किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं जिसमें हिंदी आती है, ये सारे एग्जाम में ये सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं और आगे पूछे जाने की संभावना है। ठीक है, इसके सॉल्व ले लीजिए, पीडीएफ पाओगे, पीडीएफ आपको प्रोवाइड करा दी जाएगी। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और आगे करेंगे आदिकाल का दूसरा पार्ट लेकर आएंगे जिसमें अन्य चीजों के बारे में बात होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।